नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस पे। देखिए सक्सेस क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आए सिविल वाला ऐप। प्ले स्टोर पे ऐप हमारा आ चुका है सिविल वाला के नाम से। यहाँ पे आपको जो कि बीपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के सारे क्लासेस मिलेंगे, जो कि 100 से अधिक क्लासेस होंगे, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और हिंदी माध्यम में ये चीज़ें आपको अवेलेबल होगी बहुत ही कम प्राइस में। यहाँ पे देखो बच्चों, आपके सभी जो सेक्शन ए, सेक्शन बी के जितने टॉपिक है, वो सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उसके भी एनालिसिस वगैरह भी किए जाएँगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में प्राइस इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ रखा गया है ₹2199। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2199। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट जो आपके इसके प्राइस रखते हैं 10 के टू 20 के। ऊपर से सिलेबस के सारे पहलुओं को कवर भी नहीं करते, ठीक से उतना समझाते नहीं। यहाँ पे आप एक बार इसको ऐप पे जाइएगा, वहाँ से क्लास परचेज़ कीजिएगा। ये आपके पास रहेगा 1 साल के लिए, ये क्लासेस वैलिड रहेंगी। आप 1 साल में चाहे जितनी बार सारी क्लासेस देख सकते हैं। और आपको जो कि मेरे जो नोट्स हैं, उन सभी नोट्स के ही सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, सारे थिंकर को डिटेल से है जो कि यहाँ पे कवर अप किया जाएगा। 100 से अधिक क्लासेस होंगी और आपके सारी पहलुओं को, जो भी टॉपिक होगा सब कुछ कवर किया जाएगा, कोई भी सिलेबस का पार्ट छोड़ा नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप आसानी से इसके बाद जो कि सॉल्व करने लगोगे और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उन सबको, जितने टॉपिक में आते जाएँगे, हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जाएँगी। आप ऐप पर जाइएगा, ऐप पे आप कैसे जाएँगे मैं आपको दिखा देता हूँ सिविल वाला से कौन-सा ऐप आपका मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ से हम लोग गए प्ले स्टोर पर सर्च किए सिविल वाला, ऐसा वर्ड आपको लिख कर सर्च करना है सिविल वाला, आप इसको सर्च कीजिएगा। तो हम इसको सर्च करेंगे तो देखिए पहला ही जो आता है सिविल वाला सक्सेस क्लासेस करके, यही जो कि हमारा ऐप है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं सिविल वाला नाम से, ये सक्सेस क्लासेस सिविल वाला नाम से है हम लोग का ऐप, जहाँ पे हम जो कि सारी क्लासेस वगैरह अपलोड करेंगे बीपीएससी को लेके। इसके अलावा इसी तरह हम जो कि आपका यूपीएससी और यूपी पीसीएस के भी सोशियोलॉजी ऑप्शन भी कवर करेंगे। साथ-साथ में जीएस के भी क्लास बाद में थोड़े 1-2 महीने बाद अपलोड होंगे, लेकिन पहले हम जो कि सोशियोलॉजी क्लासेस सारे अपलोड करेंगे। तो यहाँ से आप जाके जो कि परचेज़ कर सकते हैं और भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए कि आपको ईज़िली जो कि आराम से घर बैठे सारे क्लासेस फ्री में विथ क्वालिटी। देखो हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि आपको भी पता है हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज़ जो कि 1 साल से, पिछले 1 साल से चलाए जा रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के, और क्वालिटी और सिलेबस को ही ध्यान में रख के जो कि हमारा सब कुछ काम होता है। तो आपको क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, आपको पूरी क्वालिटी वाली स्टडी यहाँ पे दी जाएगी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए फटाफट से और यहाँ से जो कि कोर्स वगैरह परचेज़ कीजिए। आज हम जो देखेंगे वो आपका सिलेबस जो है बीपीएससी को लेकर, उस सिलेबस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आज सिलेबस देखते हैं। चलिए देखते हैं अपना सिलेबस पहला, कि सिलेबस में हमारे क्या-क्या दिया गया है। तो यहाँ से आपका सिलेबस खुलता है बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस हम लोग देख रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शन का। तो चलिए आगे देखते हैं इसको, इसमें क्या-क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, क्या-क्या समझना है। एक चीज़ पहले समझिए कि बीपीएससी का केवल अब पेपर एक ही पेपर होता है आपका, 2 पेपर नहीं होते हैं और एक पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है? सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। दोनों सेक्शन में से आपको 3-3 प्रश्न का आंसर लिखना होता है। मतलब टोटल सेक्शन 1 में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सेक्शन 2 में भी 6 क्वेश्चन दिया जाता है। उसमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन 1 में करना है, कोई 3 क्वेश्चन अपने हिसाब से जो आपको आ रहा है, आप उसको कीजिए। यानी टोटल आपको 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स का होता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। इस तरह से आपका जो ऑप्शनल पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का। तो ये आप थोड़ा-सा अपने पेपर के विषय में जानते हैं कि कितने नंबर का होता है, कितने पेपर होते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने अटेम्प्ट करने होते हैं। ये हमने यहाँ पे देख लिया, समझ लिया। अब चलिए, जो हमारा अभी जो पेपर आपका एक ही पेपर है, तो उसका सेक्शन 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 1 जनरली जो आपका वेस्टर्न थिंकर या पश्चिमी जो थिंकर वगैरह है उनसे रिलेटेड है। सेक्शन 2 आपका इंडियन सोसाइटी से संबंधित है। ठीक है? चलिए, तो पहला हम देखते हैं कि पहला जो आपका सेक्शन 1 में पहला टॉपिक आता है आपके सिलेबस में, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। यानी कि एक तरह से यहाँ पे अगर आप समझो कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी कैसे रहा, समाजशास्त्र का उद्भव कैसे होता है, कैसे विकास होता है, समाजशास्त्र का जो कि अन्य अन्य जो आपके विषय है उनसे क्या संबंध है, कैसे रिलेटेड है। ये देखो, जो समाजशास्त्र का अन्य विषय से संबंधित है ना, इस पे 3 से 4 बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें समाजशास्त्र का आविर्भाव कैसे हुआ, इस पे भी एक बार क्वेश्चन जो कि बीपीएससी पूछ चुकी है। उद्भव कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अब बाकी इसमें जो इसकी समाजशास्त्र के अध्ययन में विश्वसनीयता, वैधता की समस्याएँ जो बनी रहती है उसको हम लोग देखेंगे। वैज्ञानिक विधि का किस तरह से प्रयोग किया था समाजशास्त्र के अध्ययन में, वो सब चीज़ें देखेंगे। सामाजिक अनुसंधान की संरचना कैसे होती है, किस तरह से सामाजिक अनुसंधान वगैरह किया जाता है, उसकी क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो बाकी यहाँ पे एक देखो तथ्य मूल्य वाला टॉपिक भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हम लोग समझेंगे। तो
तो आपका सेक्शन 1 का पहला टॉपिक बेसिक सोशियोलॉजी से रिलेट करता है। अब इम्पोर्टेंट जो आता है आपका सेकंड टॉपिक, ठीक है? जहाँ से हर साल आपका एक थिंकर को पकड़ के क्वेश्चन, 1 या 2 थिंकर के क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे यहाँ पे आपका सेकंड टॉपिक क्या है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक। तो इसमें यहाँ पे आपको बताया पूछा जाएगा समाजशास्त्र के जो चिंतन जो थिंकर है उनके क्या योगदान है। जैसे यहाँ पे देखो मेन थिंकर आपका कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर हैं, दरखाइन वगैरह हैं, दुर्खिम है, अगस्त काम्टे हैं। तो ये सब आपके पार्सन्स, मर्टन, ये सब इम्पोर्टेंट थिंकर, वेस्टर्न थिंकर है जो सोशियोलॉजी के। इन्होंने समाजशास्त्र की नींव रखी है, समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया है। तो यही सब थिंकर के बारे में पढ़ना है। इनके सभी स्टडी आपको बीपीएससी में नहीं पढ़ना है, कुछ-कुछ स्टडी पढ़ना है। जैसे एग्जांपल मैं बताऊँ, तो जैसे आप देखो विकासवाद के सिद्धांत किसने दिया? अगस्त काम्टे ने दिया है, स्पेंसर ने दिया है, मॉर्गन ने दिया है। तो इन्होंने जो विकासवाद का सिद्धांत दिया, आप इन इन इसमें 3 लोगों को पढ़ेंगे। काम्टे कैसे समाजशास्त्र के विकास को संबोधित करते हैं, स्पेंसर समाज के विकास को कैसे देखते हैं और मॉर्गन कैसे देखते हैं। सेकंड आपका टॉपिक इसमें आता है ऐतिहासिक समाजशास्त्र का अध्ययन। इसमें देखो आप कौन-कौन से थिंकर देखिए, कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक समाजशास्त्र का वर्णन कैसे करते हैं उनको उनको पढ़ना है। मैक्स वेबर कैसे ऐतिहासिक समाजशास्त्र की बात करते हैं उनको पढ़ना है और सेरोकिन किस तरह से ऐतिहासिक समाजशास्त्र की बात करते हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद आपका प्रकारवाद यानी फंक्शनलिज्म आता है। इसमें आपको दुर्खिम, परेटो, पार्सन्स, मर्टन को पढ़ना है। ये 4 थिंकर है। फिर आपका संघर्षवादी सिद्धांत आता है, जहाँ पे आपको डेरेनडॉर्फ, कोजर इन लोगों को पढ़ना है। इस तरह से आपको जो कि आपका मध्यम स्तरीय सिद्धांत है, विनिमय सिद्धांत है, आपका ये भी देखो मध्यम स्तरीय सिद्धांत आपके मर्टन ने दिया था। तो ये सब भी इनको भी आपको पढ़ना है, समझना है। तो ये कुछ थिंकर इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा-सा लंबा क्लास आपका चलेगा। तो इस इन सभी थिंकर को जब आप एक बार थिंकर पढ़ लेंगे और ये बेसिक सोशियोलॉजी पढ़ लेंगे तो आपके लिए समाजशास्त्र समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर समाजशास्त्र आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है? तो ये 2 इम्पोर्टेंट है आपके, एक आपका बेसिक वाला जो पहला यूनिट का था वो और दूसरा, ठीक है? फिर थर्ड देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, थर्ड वाला आपका जो बता रहा है सामाजिक संरचना एवं संगठन यानी सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फंक्शन यानी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसका जो संगठन है किस तरह से उसकी संरचना होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समाज की संरचना कैसे होती है, इसमें प्रकारवादी किस तरह से इसको देखते हैं समाज की संरचना को, मार्क्सवादी कैसे देखते हैं, प्रकारवाद मार्क्सवाद में क्या अंतर है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इसके अलावा आप देखोगे सामाजिक समूह की अवधारणाएं जो होती है उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। साथ ही भूमिका संघर्ष जो महिलाओं को लेके एक होता है, पुरुष वर्सेस महिला का, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे सामाजिक संरचना में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और भी सामाजिक जाल है, अवधारणा एवं प्रकार की संस्कृति वगैरह, अनुरूपता एवं सामाजिक विचलन, नियंत्रण, ये सब जो टॉपिक है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे और डिस्कस करेंगे। मेनली इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन बनता है, वो यहाँ पे सभी टॉपिक पे नहीं, एक सेकंड अगर आप मेनली देखेंगे तो आपका ये जो ऊपर के जितने टॉपिक दिए गए हैं, ये प्रकारवादी, मार्क्सवादी सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सामाजिक संरचना के। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी पे जो कि क्वेश्चन हमेशा बनता है। एक आपका जो भूमिका संघर्ष वाला टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। अब बाकी जो अनुरूपता एवं विचलन नियंत्रण की बात होती है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ये मुख्य इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक है। तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपका आ जाता है सामाजिक अस्थिरीकरण एवं गतिशीलता कि समाज का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब अगर आप देखोगे लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास जो समाज में बँटा है, इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी में क्या रोल है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे अलग-अलग थिंकर के हिसाब से। यहाँ पे सामाजिक अस्थिरीकरण की अवधारणा क्या होती है? जैसे अगर भारत में देखो तो जाति व्यवस्था है, ब्राह्मण जाति सर्वोच्च होती है, फिर उसके नीचे क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। तो ये क्रम है, यानी कि जो जो सबसे ज़्यादा समाज में प्रतिष्ठित है वो सबसे ऊपर है, जो कम प्रतिष्ठित है वो उससे नीचे चला जाता है। तो ये इस तरह का जो सामाजिक विभेदीकरण है, इसी को सामाजिक अस्थिरीकरण कहा जाता है। सामाजिक अस्थिरीकरण आपको क्लास के आधार पे, वर्ग के आधार पे भी और जाति व्यवस्था के आधार पे भी, दोनों आधार पर पढ़ना है। और जाति व्यवस्था जो कि आपको सेक्शन 2 में है, पेपर 2 सेक्शन 2 में, जहाँ पे आप जो कि इंडियन सोसाइटी को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको जाति व्यवस्था पढ़ना है, परंतु यहाँ पे आपको वर्ग व्यवस्था यानी वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से पढ़ना है। तो ये सामाजिक अस्थिरीकरण की चीज़ें यहाँ पे दी गई है। सामाजिक गतिशीलता क्या होता है वो सब कुछ हम देखेंगे। सामाजिक असमानता एवं अस्थिरीकरण में क्या अंतर है, ये देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। फिर आगे आपका नेक्स्ट आपका 5th टॉपिक आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर साल क्वेश्चन बनता है, विवाह, परिवार, नातेदारी। विवाह की या परिवार की संरचना क्या है, उसके प्रकार यानी उसके फंक्शन क्या है, वो कैसे कार्य करता है। तो इस तरह से ये सब, इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, विवाह, परिवार और नातेदारी में क्या-क्या परिवर्तन आ रहा है, औद्योगिक समाज का या प्रौद्योगिक समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। एवरी ईयर नहीं तो, लेकिन एक साल अगर नहीं पूछेगा तो उसके अगले साल ज़रूर पूछेगा। अगर सेक्शन ए में नहीं पूछेगा तो सेक्शन बी में ज़रूर पूछेगा। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
अब परिवार एवं विवाह नातेदारी का जो टॉपिक है आपका सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में जो है वो दोनों काफ़ी मिलते-जुलते हैं। दोनों में थिंकर का सेम थिंकर का हम लोग प्रयोग करते हैं, दोनों थिंकर का प्रयोग करते हैं और जो परिवर्तन है वो काफ़ी ज़्यादा जो कि दोनों में कॉमन है। यानी कि अगर आप एक पढ़ते हो तो दूसरा भी हो जाता है, लेकिन दूसरा में थोड़ा-सा इंडियन थिंकर को भी आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। जैसे योगेंद्र सिंह वगैरह होते हैं, उनको भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसी तरह आगे चलते हैं अपने सिलेबस में 6 वाला देखते हैं क्या है? औपचारिक संगठन यानी जो फॉर्मल संगठन है, उसके बारे में आता है। यहाँ पे नौकरशाही व्यवस्था के बारे में बात की जाती है और नौकरशाही राजनीतिक विकास कैसे साथ-साथ होता है, ये भी हम देखेंगे। ये वेबर बताते हैं हमको अच्छे से डिटेल में। ये सब चीज़ें चीज़ें देखेंगे। लोकतांत्रिक के सहभागिता मतलब डेमोक्रेसी में किस तरह से सहभागिता वगैरह होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये सब छोटे-छोटे चैप्टर है, आपको तुरंत खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो आपका आर्थिक प्रणाली जो दिया गया है टॉपिक, ये भी एक आपका छोटा-सा चैप्टर है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यहाँ पे मतलब कि आर्थिक प्रणाली का समाज पे क्या-क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, औद्योगिक विकास लगातार हो रहा है, उससे समाज किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है या फिर समाज आर्थिक प्रणाली को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे, ये भी छोटा चैप्टर फटाफट से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में देखो क्या क्या पढ़ना है कि राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा क्या होती है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार क्या है, इसमें क्या समस्याएँ हैं, राजनीतिक संगठन के बारे में, राजनीतिक दल देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजनीतिक दल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में राज्य-विहीन समाज की परिकल्पना जैसे आपके वो कार्ल मार्क्स वगैरह करते हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी राजनीतिक भागीदारी की चीज़ें, प्रजातांत्रिक मूल्य वगैरह और अभी इसमें आपका राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रजातांत्रिक स्थिरता। तो ये सारे टॉपिक आपको हमेशा इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, डिटेल से समझेंगे। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है शैक्षिक प्रणाली। शैक्षिक प्रणाली में देखो सिंपल सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मोस्टली यही पूछा जाता है कि शिक्षा का समाज के परिवर्तन में क्या भूमिका है? शिक्षा ने समाज में किस तरह से परिवर्तन किया है? आपको सकारात्मक, नकारात्मक दोनों बताना होगा और शिक्षा द्वारा जो कि या फिर समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, उससे शिक्षा पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ये मेनली क्वेश्चन है या फिर शिक्षा से सामाजिकरण किस तरह से हो रहा है? इस तरह के बारे में आपका या फिर बिहार में शिक्षा की स्थिति जो है, उस पे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब चीज़ें आपका यहाँ पे चलेगा शैक्षिक प्रणाली से लेके। छोटा टॉपिक है, इतना ज़्यादा लिखा है पर इतना ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं, इसमें थोड़ी-सी पढ़नी है। ठीक है? फिर आते हैं नेक्स्ट अपना रिलिजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिलिजन वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है? रिलिजन वाला टॉपिक क्योंकि दोनों में कॉमन है और दोनों के जो टॉपिक है दोनों के कॉमन है और दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ खत्म करेंगे। वेस्टर्न थिंकर को भी इंक्लूड करेंगे और इंडियन थिंकर को भी इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपका सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। समाज में किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं, उसमें आर्थिक इकोनॉमी का क्या रोल है, प्रौद्योगिकी जो एक फैक्टर है उसका कैसे रोल है सामाजिक परिवर्तन में, विकासवादी प्रकारवाद क्या है वो हम समझेंगे, संघर्षवाद से किस तरह समाज में परिवर्तन हो रहा है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे, आधुनिकीकरण, उन्नतीकरण से किस तरह से सामाजिक परिवर्तन वगैरह हो रहा है। तो ये 11 टॉपिक आपके सेक्शन 1 में है, ये सब कुछ देखेंगे और सेक्शन 2 अब आ जाते हैं, आपका सेक्शन 1 हमने डिस्कस कर लिया, वो सब कुछ पढ़ना है। सेक्शन 2 देखो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी से ओरिएंटेड है, यहाँ पे लिखा है आपका साफ-साफ अगर आप पढ़ेंगे ये देखो भारतीय समाज, यहाँ पे आपका साफ-साफ लिखा है कि भारतीय समाज, सॉरी एक सेकंड, हुँ, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी को यहाँ पे आपको पूरी तरह से पढ़ना है। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप इंडियन सोसाइटी पढ़े तो वेस्टर्न थिंकर को यूज़ नहीं, आपको क्या करना है कंबाइन करना है। वेस्टर्न थिंकर के कुछ ओपिनियन को भी इंक्लूड करना है और साथ-साथ इंडियन थिंकर को भी इंक्लूड करना है। इंडियन थिंकर के ओपिनियन ज़्यादा होंगे, वेस्टर्न थिंकर के थोड़े बहुत आप इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो चलो पहला आपका जो यहाँ पे टॉपिक देख के देखते हैं क्या है, भारतीय समाज। यानी कि आपको जो बेसिक इंडियन सोसाइटी रहती है, परंपरागत ट्रेडिशनल रही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही आधुनिक पश्चिमी प्रभाव इस पे क्या पड़ा है, इसमें अभी निरंतरता है या परिवर्तन है। निरंतरता करने वाला जैसे देखो जाति व्यवस्था भारतीय परंपरा की काफ़ी अनोखी कह लो विशेषता है, जो आज भी जाति व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। परिवर्तन के बारे में अगर कहोगे तो जाति व्यवस्था जैसे पहले एकदम जटिल नियम थे या फिर कठोर नियम थे, वो अभी थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गए, शिथिल हो गए। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि जाति व्यवस्था में पहले क्या था, सेम जाति में विवाह करना अनिवार्य था और कोई एक पर्टिकुलर जाति का है तो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही बिज़नेस करेगा, कोई और बिज़नेस नहीं करेगा। लेकिन ये जो बिज़नेस वाला कॉन्सेप्ट देखो आज खत्म हो गया। आज आप व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी बिज़नेस करता है, उसपे कोई रोक-टोक ऐसा समाज उतना नहीं लगाता। लेकिन जाति में जो विवाह करने वाला कॉन्सेप्ट है, अभी भी रूरल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है।
अभी भी ये इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत शहरों में कह लो तो थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो इस तरह से देखोगे तो ये इसमें निरंतरता और परिवर्तन हमको देखने को मिल रही है भारतीय समाज में। ये तो मैंने आपको एक जाति का एग्ज़ाम्पल है, इसी तरह और कई सारे आधार हैं, जिस पे हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आधुनिक पश्चिमी का प्रभाव। इस पे देखो एम.एन. श्रीनिवास आते हैं, जो सांस्कृतिक और पश्चिमीकरण की अवधारणा लेकर आते हैं, और जी.एस. घुरिये भी लेकर आते हैं अपना ये सब चीज़ें कि किस तरह से पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव से भारतीय मध्यम वर्ग का उदय वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर सामाजिक अस्थिरीकरण आता है, वही जो सामाजिक अस्थिरीकरण ऊपर हमने देखा था कि वर्ग के आधार पे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो भारत में क्या देखेंगे, जाति व्यवस्था के आधार पे, जैसे आप देखो भारत में जाति व्यवस्था है ना, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे सामाजिक अस्थिरीकरण में, कि ऊपर ब्राह्मण जाति, आपका क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो जाति अस्थिरीकरण है, समाज का इस तरह से विभाजन हुआ है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखो साफ-साफ लिखा है कि जाति के संदर्भ में आर्थिक संरचनावाद वगैरह ये सब कुछ हमको पढ़ना है। फिर जाति में किस तरह से गतिशीलता है, एम.एन. श्रीनिवास संस्कृतिकरण की जो इनकी अवधारणा है, वो बताती है किस तरह से जाति व्यवस्था में गतिशीलता हमको देखने को मिलती है। और जातिवाद एक कॉन्सेप्ट है जो एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जिससे जातिवाद एक तरह से जो कि हिंसा वगैरह बढ़ती है, असंतोष, असहिष्णुता बढ़ती है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और इसके साथ-साथ देखो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, ये सब जो चीज़ें, अस्पृश्यता का उन्मूलन, इस पे देखो मेनली आता है आपका गांधीयन विचार, अम्बेडकर का विचार, ये इम्पोर्टेंट है अस्पृश्यता का उन्मूलन में, किस तरह से ये दोनों कैसे देखते हैं। तो ये अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कृषि प्रधान समाज की वर्ग संरचना। कृषि प्रधान देखो हरित क्रांति जब से हुई, उसमें कई सारे चेंजेस आए, तो वहाँ पे भी वर्ग संरचना हमको देखने को मिली है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। उत्साह पटनायक यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडियन थिंकर है, जो काफ़ी डिटेल से इसका जो कि एनालिसिस करते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर एक आपका यहाँ पे आता है जाति में मंडल कमीशन, ये आपका बीपीएससी में स्पेशली डाला गया है, मंडल कमीशन वाला, कि जो जाति में आरक्षण की बात करता है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद आप देखो परिवार विवाह एवं संगोत्र। अब जैसे हमने क्या बोला था कि परिवार विवाह वाला जो कॉन्सेप्ट है, पेपर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, क्योंकि दो, और एक आपका रिलीजन वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक है जो दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक सेम है। थोड़ा-सा इंडियन थिंकर और वेस्टर्न थिंकर दोनों को कॉमन लेके चलेंगे, दोनों को मतलब मिला-जुला के पढ़ेंगे। तो आपका एक ही अब जब कॉन्सेप्ट सेम है, आपका टॉपिक सेम है, तो अलग-अलग क्यों पढ़ना? 2 बार पढ़ेंगे, डबल मेहनत करना पड़ेगा, डबल नोट्स बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा एक ही बार पढ़ें, एक ही नोट्स बनाएँ, और आराम से आप जो कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या फिर जो भी पूछे जाएँगे, आप आराम से उसको उन सभी को टैकल कर लेंगे आफ्टर क्लास। तो ये सब कुछ हम देखेंगे। फिर आर्थिक प्रणाली है आपका, आर्थिक प्रणाली में जैसे भारत में यजमानी प्रथा, यानी जजमानी प्रथा जो एक होता है, काफ़ी पुराना जाति व्यवस्था का था, वो हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और बाज़ार अर्थव्यवस्था का क्या इम्पैक्ट रहा है भारतीय सामाजिक संरचना पे, व्यावसायिक मजदूर संघ की क्या स्थिति रही है, वो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। आर्थिक असमानताएँ की बात जो यहाँ पे होती है, शोषण, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे आर्थिक प्रणाली में। फिर नेक्स्ट आपका आता है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में मेनली यहाँ पे जो आपका पंचायती राज आता है, उस पे काफ़ी फोकस रहता है कि ग्रामीण समाज में पंचायती राज की भूमिका क्या रही है, कैसे पंचायती राज ने ग्रामीण समाज को सशक्त किया है, लोकतंत्र को मजबूत किया है, और राजनीतिक भागीदारी को जो कि बढ़ाया है। देखो यहाँ पे जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है, यहाँ पे एक टॉपिक है आपका, एक सेकंड में रफ कर देता हूँ, आप देखो। शक्ति का विकेंद्रीकरण, ये जो टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका राजनीतिक व्यवस्था में, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है आपका पंचायती राज, उसको उसकी बात करता है। तो ये पंचायती राज को यहाँ पे हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे, समझेंगे। फिर इसके बाद और भी इसमें जैसे इसके बदलते आयाम कि पंचायती राज व्यवस्था में किस तरह से बदलाव आ रहा है, किस तरह से जो कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है पंचायती राज व्यवस्था से, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ये सब कुछ देखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखो बताया कि पारंपरिक एवं आधुनिक के संदर्भ में समाज एवं शिक्षा, शैक्षणिक असमानताएँ एवं परिवर्तन, शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता, यानी कि शिक्षा से किस तरह सामाजिक गतिशीलता मिलती है, शिक्षा से किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, और शिक्षा व्यवस्था से बिहार में किस तरह से पिछड़ापन कम हुआ है, या फिर किस तरह से उसको सशक्तिकरण मिला है। तो ये सब कुछ चीज़ें हम जो कि शैक्षिक व्यवस्था का देखेंगे, जो कि ऊपर और इसका, यानी कि शिक्षा व्यवस्था भी दोनों जो कि कंबाइन करके पढ़ेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का, क्योंकि टॉपिक लगभग मुझे सेम ही नज़र आ रही है। फिर एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है शिक्षा व्यवस्था और जाति व्यवस्था जो है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कैसे शिक्षा व्यवस्था ने जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है धर्म। धर्म का हमने बोला था कि कंबाइन करके पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मिलते-जुलते हैं। कुछ टॉपिक है जैसे भारत की जाति व्यवस्था में विभिन्न धार्मिक आंदोलन, ये अलग-अलग है, तो इसको भी जो भी टॉपिक नहीं मिलेंगे, कॉमन नहीं मिलेंगे, उसको भी हम अलग-अलग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है?
जो भी आंदोलन वगैरह हुए जाति व्यवस्था को लेके या रिलीजन को लेके, वो सब कुछ उसका क्या इम्पैक्ट रहा, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे हमारे भारतीय इतिहास में जो था। फिर यहाँ पे एक यूनिक टॉपिक आता है जनजातीय समाज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के कॉन्सेप्ट में। अगर अगर देखें तो बीपीएससी के एग्जाम के आधार पे, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको एवरी 2 ईयर के गैप पे या 3 ईयर के गैप पे मिलेगा ही मिलेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये यहाँ पे मेनली आपको यही पूछा था, जनजातीय समाज की आपकी जो संरचना है अभी मतलब प्रेजेंट में, वो बतानी है। इसमें क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो बताने हैं, इनको कैसे सशक्तिकरण मिला वो बताने हैं, इनकी स्टडी के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो जहाँ पे मेनली आपका जीएस घुरिये इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एक और जीएस घुरिये को काउंटर करने एक लोग आते हैं, एल्टन मेयो करके, या फिर एक और ऐसा कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ अभी। तो वो दोनों की आर्गुमेंट काफ़ी तगड़ी होती है, वो सब कुछ देखेंगे। उसके बाद नेहरू की जो नीति थी जनजातीय विकास को लेकर, वो सब कुछ यहाँ पे हमको पढ़ना है, समझना है। थोड़ा-सा यहाँ पे बिहार को लेकर देखेंगे तो बिरसा आंदोलन इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना, झारखंड आंदोलन, ये भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जनजाति वाले टॉपिक से। नेक्स्ट आपका 9 आता है ग्रामीण समाज एवं सामुदायिक विकास। ये देखो खाली मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ग्रामीण समाज के जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें बंधुआ मजदूरी, भूमि सुधार जो आपका हुआ है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना जो ये सब चीज़ें रही हैं, इन सबको डिटेल से पढ़ना है कि इनका इम्पैक्ट ग्रामीण समाज को अच्छा बनाने में, ग्रामीण समाज को मजबूत करने में कितना इम्पैक्ट रोल है, या फिर ग्रामीण समाज में इसका क्या प्रभाव रहा है, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि शहरी सामाजिक संगठन, यानी कि अर्बनाइजेशन से किस तरह से हमारी सोसाइटी इम्पैक्ट हो रही है, रूरल एरिया में क्या इम्पैक्ट हुआ है, प्रवासन माइग्रेशन की स्थिति जो बढ़ी है, उससे आर्थिक और इकोनॉमी रूप में क्या लोगों पे इम्पैक्ट डाला है, महिलाओं का जो गाँव में अकेलापन हो गया, फिर या फिर गाँव महिलाओं के ऊपर कार्य का भार बढ़ गया कि खेती भी करना, घर का भी काम सँभालना, क्योंकि पुरुष तो है नहीं घर पे, वो तो काम के लिए शहरों में चले गए। तो ये सब कुछ चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे इसके इम्पैक्ट को देखेंगे अर्बनाइज़ेशन के कॉन्सेप्ट में। ठीक है? फिर आपका जनसंख्या गतिकी है। जनसंख्या गतिकी में वही जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, क्या परिणाम है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जनसंख्या नीति 2002 जो है उसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी परिवार नियोजन के कॉन्सेप्ट वगैरह है। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है, आप आसानी से समझ जाएँगे। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट सेक्शन 2 में सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण। अब ये जो टॉपिक है आपका, ये भी पेपर सेक्शन 1, एक सेकंड, सेक्शन 1 में भी दिया है, सेक्शन 2 में भी दिया है, तो दोनों को कंबाइन करके ही हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में खैर ज़्यादा है नहीं सामाजिक परिवर्तन आधुनिकीकरण, क्योंकि वो जो आपका समाजशास्त्र का उद्भव वाला पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ही ये टॉपिक वहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। अब ज़्यादातर जो भी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है कि सामाजिक परिवर्तन आधुनिकीकरण, और आपका जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो दोनों कंबाइन करके हम लोग इसको पढ़ेंगे, ताकि ये हमारा जो कि एक साथ जो कि कवर हो जाए चीज़ें, और जो चीज़ें अगर कुछ चीज़ें 1-2 चीज़ें छूटेंगी, उसको हम लोग जो कि यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, हर एक चैप्टर और टॉपिक को समझते हुए। जितना चैप्टर में टॉपिक मेंशन है, हर एक, जैसे यहाँ पे देखो सुधारवादी आंदोलन वगैरह दिया गया है, सब कुछ पढ़ाए जाएँगे। सामाजिक आंदोलन जो हुआ है, सामाजिक परिवर्तन को लेके युवा असंतोष, पीढ़ियों का अंतर, ये सब कुछ चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से किस तरह से चीज़ें चल रही है। गरीबी वगैरह जो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, उसको भी हम लोग देखेंगे, बेरोज़गारी वगैरह। तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो ये रहा हमारे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत वाला टॉपिक भी हमने देख लिया। ये एक चीज़ निश्चित है कि आप जो यहाँ पे क्लास अटेंड करेंगे, इससे आप जो कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं, वो सब कुछ सॉल्व ईज़िली कर लेंगे। तो आप सभी जॉइन होते जाइए और भी अपने फ्रेंड लोग को बताते जाइए कि इस तरह का क्लास वगैरह स्टार्ट होगा, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। इससे हम जो कि ईज़िली जो कि अपने सारे चीज़ें जो कि कवर कर लेंगे। नोट्स, एक अच्छा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। जो मेरे अपने नोट्स है, वही नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उन्हीं की सारी चीज़ें करूँगा। टू द पॉइंट चीज़ें होंगी, आलतू-फालतू चीज़ें नहीं होंगी, बहुत लंबे-लंबे क्लास नहीं होंगे, आपके 30 मिनट 20 मिनट के ही क्लास होंगे। तो इस तरह से आपके सारे टॉपिक कवर किए जाएँगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले टॉपिक में, जिसमें आपका अगला टॉपिक क्या होगा, समाजशास्त्र का उद्भव, और उसका थोड़ा-सा समाजशास्त्र का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, किस तरह से उद्भव में क्या-क्या घटनाएँ घटी हैं, वो सब कुछ हम लोग पहले क्लास में अपना पढ़ेंगे। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।